वेलकम टू टाइटेनियम हिस्ट्री क्लास। आज की क्लास में हम आपको क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में बताने जा रहे हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले जानना होगा इन इंडिया में नेशनलिज्म जो है वो कैसे पनपा, कैसे आया। बिकॉज ऑफ एंटी कॉलोनियलिज्म, यानी कि ब्रिटिश के हुकूमत के खिलाफ जब भावनाएं उमड़ी तो हमारे देश में नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। उसके कई सारे डिफरेंट एक्सपीरियंस देखने को मिले, डिफरेंट इफेक्ट ऑफ कॉलोनिज्म देखने को मिला। सो डिफरेंट आइडिया फॉर नेशनलिज्म, इसलिए अलग अलग विचार नेशनलिज्म को लाने के लिए यहाँ देखने को मिले। कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी में अंडर द MK गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी ट्राई टू यूनाइट दीज आइडिया। उन्होंने प्रयास किया सभी लोगों को यूनाइट करने का, एक करने का। चैप्टर की शुरुआत का पहला टॉपिक है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 के बीच में हुआ और इस वर्ल्ड वॉर ने इनडायरेक्टली हमारे इंडिया में जो है इम्पैक्ट डाला। ठीक है, क्या डाला कि लड़ाई तो हो रही थी यूरोपियन कंट्री में, लेकिन उसका असर यहाँ देखने को मिल रहा था। इन इंडिया में न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन डेवलप हुई, क्योंकि वार में डिफेंस एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा था, युद्ध में बहुत सारा पैसा लग रहा था, एक्सपेंडिचर माने खर्च हो रहा था। तो उस खर्च की भरपाई करने के लिए क्या किया, यहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने, क्योंकि यहाँ पर कॉलोनियल रूल था, ब्रिटिश हुकूमत थी, उसने वार लोन ले रखा था, उसने टैक्सेस इंक्रीज कर दिए। कौन कौन से टैक्सेस इंक्रीज किए, जैसे कि पहली बार फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया, उसने कस्टम ड्यूटीज लगा दी हर चीज़ों के सामान में। इस तरीके से ये इसने अपनी युद्ध में होने वाले पैसे के एक्सपेंडिचर को कवर करने के लिए ये इस प्रकार के टैक्स लगाए। प्राइसेस ऑफ थिंग्स रोज, चीज़ों के दाम बढ़ गए, जिसमें आम जो जनजीवन था वो बहुत ही कष्टप्रद हो गया। लोग परेशान हो गए, कॉमन पीपल बड़े परेशान हो गए, क्योंकि चीज़ों के दाम जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय लगभग डबल हो गए थे। और तो और ब्रिटिश हुकूमत फोर्सफुली रिक्रूटमेंट कर रही थी, गांवों से, रूरल एरियाज से लोगों को पकड़ करके जबरदस्ती उनका सेना में, आर्मी में भर्ती कर रही थी, रिक्रूटमेंट कर रही थी, क्योंकि उनको यूरोप में जो युद्ध हो रहा था वहां उनको भेजना था लड़ने के लिए। इस बात ने वहां के लोगों को गुस्सा दिला दिया, एंगर दिला दिया। ठीक है, जैसे तैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, लोगों को लगा कि अब कुछ राहत मिलेगी, लेकिन राहत कहाँ आने वाली। 1918 और 19 में, 1920 से 1921, इन 2 सालों में जो है हमारे भारत के कई हिस्सों में क्रॉप फेल हो गई। क्रॉप फेल हो जाने से शॉर्टेज ऑफ फूड हो गई, फूड की कमी हो गई, यहाँ तक कि फैमाइन की नौबत आ गई। यानी कि फैमाइन मतलब अकाल पड़ गया, लोगों को खाने की चीज़ें नहीं मिल रही थी। और दूसरी तरफ इसी समय इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, एक इन्फ्लुएंजा नाम की महामारी फैल गई, जिससे लगभग 13 मिलियन लोग जो है मारे गए। 13 मिलियन मतलब 1 करोड़ 30 लाख लोगों की जान गई। किन चीज़ों से? फैमाइन से और इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक महामारी से लोग मरे। पीपुल वर पेरिश माने मारे गए। ठीक है, थॉट इट वुड एंड आफ्टर वॉर, लोग सोच रहे थे युद्ध खत्म हो जाएगा, कुछ राहत मिलेगी, लेकिन बट डिड नॉट हैपन, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि समस्याएं चलती रही। इसके बाद हमारे इंडिया में गांधी जी का आना हुआ। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह कैसे हुआ? जनवरी 1950 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटकर इंडिया आए और सक्सेसफुल सत्याग्रह यहाँ स्टार्ट किया। और सत्याग्रह का मतलब होता है पावर ऑफ ट्रूथ, यानी कि फॉलो द पाथ ऑफ ट्रूथ, सच्चाई का मार्ग पालन करना, उस पर चलना, उसी को सत्याग्रह बोलते हैं, पावर ऑफ ट्रूथ। सर्च फॉर ट्रूथ, गांधी जी सच के तलाश में थे और लोगों को ये बता रहे थे सत्य की तलाश करो। नॉन वायलेंस उनका मेन मोटो था कि हमारे सत्याग्रह में कोई भी वायलेंस नहीं करेगा, क्योंकि वो नॉन वायलेंस के हितैषी थे। जब वो इंडिया आए 1915 में, तो सबसे पहले वो 1916 में चंपारण सत्याग्रह किया उन्होंने। किसी किसी बुक में 17 लिखा हुआ है, तो करेक्ट कर लीजिएगा, 17 भी हो सकता है, 17 कर लीजिएगा, 1917।
तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह यानी कि बिहार में गए। वहां पर इंडिगो प्लांटेशन, वहां के किसान जो है विरोध कर रहे थे इंडिगो प्लांटेशन उगाने का, और ब्रिटिश हुकूमत कह रही थी नहीं आपको यही करना है। तो इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए वहाँ महात्मा गांधी जी गए और किसानों और वहाँ ब्रिटिश हुकूमत के बीच में जो समझौता कराया, सफलता हासिल की, सक्सेस। इसके बाद फिर 1917 में वो गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में गए, वहाँ पर भी सत्याग्रह चालू रखा। वहाँ पर किसान धरने में बैठे थे, रेवेन्यू नहीं दे रहे थे क्योंकि उनकी फसल खराब हो गई थी। फसल खराब हो जाने के कारण उनके पास रेवेन्यू देने के लिए पैसे नहीं थे और वो सरकार से डिमांड कर रहे थे कि हमको जो है हमारे रेवेन्यू को इस साल रिलैक्स कर दिया जाए, माफ़ कर दिया जाए। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत उसको माफ़ करने के पक्ष में नहीं थी। वहाँ जाकर गांधी जी ने ये समझौता कराया, वहाँ भी सफलता हासिल की। इसके बाद 1918 में गुजरात में ही, गुजरात के अहमदाबाद में सत्याग्रह को प्रारंभ करा। वहाँ पर क्या हुआ, कॉटन मिल वर्कर्स, क्योंकि वहाँ के मिल ओनर जो थे कॉटन मिल वर्कर्स, उनसे कह रहे थे हमारी मजदूरी, हमारे वेजेस इंक्रीज करो, हमारी सैलरी इंक्रीज करो। लेकिन मिल के ओनर जो थे वो इंक्रीज करने के पक्ष में नहीं थे। इस बात को भी उन्होंने गांधी जी के बीच में आने पर मिल वर्कर्स और मिल ओनर्स के बीच में समझौता कराया और उनके जो वेजेस थे बढ़ोतरी कराई। आगे चलते हैं, आगे रॉलेट एक्ट की ओर आते हैं। द रॉलेट एक्ट क्या होता है? गांधी जी ने इन तीनों सफलताओं के बाद उत्साहित होते हुए गांधी जी ने निश्चय किया अब हम नेशन वाइड सत्याग्रह चालू करेंगे। जब 3 जगह सफलता मिल गई, हमारी बात मानी गई, तो अब हम नेशन वाइड पूरे देश में सत्याग्रह को चालू करेंगे। तभी क्या हुआ, 1919 में एक कानून पास किया गया, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि हमारे समय ब्रिटिश हुकूमत में जो पार्लियामेंट चलती थी उसका नाम था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। उनके द्वारा जल्दबाजी में एक कानून पास किया गया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट, 1919 में पास किया गया। और इस एक्ट के पास हो जाने से गेव गवर्नमेंट इनॉमरस पावर, सरकार को बहुत ज़्यादा पावर मिल गई टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, यानी कि जो भी राजनीति में इन्वॉल्व थे उनको कुचलने के लिए, उनको रिप्रेस करने के लिए सरकार को पावर मिल गई। और इस एक्ट के बन जाने से, इस एक्ट में क्या था, अलाउड था डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल फॉर 2 ईयर, यानी कि किसी भी ऐसे पॉलिटिकल प्रिजनर को पकड़ा जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है और बिना मुकदमा चलाए उसको 2 साल जेल में डिटेंशन किया जाता है, अर्थात जेल में डाला जा सकता है। फिर क्या हुआ, 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल स्टार्ट हुई, जगह जगह रैलीज निकलने लगी, वर्कर्स ने स्ट्राइक पे चले गए, दुकानों पे दुकानें बंद कर दी गई सत्याग्रह का समर्थन करने के लिए। वहाँ के लोकल लीडर जो थे, ब्रिटिश हुकूमत ने उनको अमृतसर से पकड़ लिया, अमृतसर से पकड़ के जेल में डाल दिया और मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि गांधी जी को बार कर दिया गया फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली, दिल्ली में ना आने की अनुमति की गई कि आप दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकते। यही सब कुछ चल रहा था कि 10 अप्रैल 1919 को पुलिस ने फायर कर दिया अपॉन पीसफुल प्रोसेशन इन अमृतसर। अमृतसर में जो है शांतिपूर्ण तरीके से जो जुलूस निकल रहा था उसमें पुलिस ने गोलियां चला दी और गोलियां चलाने से कई लोग हताहत हुए, मारे गए और इस घटना ने जो है पूरे अमृतसर में हलचल मचा दी। लोगों ने अटैक करना शुरू कर दिया बैंकों में, पोस्ट ऑफिस में, रेलवे स्टेशन में। और इसको देखते हुए जब दंगा बढ़ गया यानी कि अफरा तफरी का माहौल हो गया तो जनरल डायर वहां आए और जनरल डायर ने मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया। पूरे अमृतसर में, पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया। जनरल डायर ने पूरे अमृतसर की कमांड अपने हाथों में ले ली। समझ में आ रहा आपको बेटा? इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो है 13 अप्रैल को क्या हुआ, जलियांवाला बाग मैसकर कांड हुआ, इंसिडेंट हुआ। इसमें क्या हुआ था, जलियांवाला बाग अमृतसर में है, वहाँ पर लोग जो है सरकार की जो गलत नीतियाँ थी उसका विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे और दूसरे बाहर शहरों से बैसाखी का मेला मनाने के लिए कुछ लोग आए थे और वो अनअवेयर थे कि यहाँ पर मार्शल लॉ लगा हुआ है, लेकिन वहाँ आकर वो इकट्ठा हो गए। कुछ लोग तो बैसाखी का मेला मना रहे थे और कुछ लोग सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे थे। डिड नॉट नो अबाउट द मार्शल लॉ, वो मार्शल लॉ के बारे में नहीं जानते थे। लेकिन जनरल डायर जो है वहाँ आया
और उसने वहाँ के जलियांवाला बाग के जो है डोर को, एग्जिट डोर को क्लोज कर दिया और पुलिस को फायरिंग करने का आदेश दे दिया, जिसमें किल्ड हंड्रेड ऑफ लोग मारे गए। और इसका मारने का मतलब था वो नोंगली, उसने जानबूझकर ऐसा किया क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव था भय पैदा करना, क्रिएट ए टेरर पैदा करना, लोगों में डर का माहौल हो ताकि सरकार ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ कोई आवाज़ ना उठा सके। लेकिन ये समाचार, ये घटना के समाचार जल्दी जल्दी फैल गया, न्यूज़ ऑफ दिस स्प्रेड फैला, लोगों ने स्ट्राइक कर दिया, पुलिस और आम जनता के बीच में क्लैशेस देखने को मिले, जगह जगह अटैक देखने को मिले। इसका विरोध करने के लिए गवर्नमेंट ने ब्रूटल रिप्रेशन अपनाया, यानी कि निर्दयता के साथ उसको दबाना कुचलने का काम किया। सत्याग्रही को पकड़ लिया जाता था, रब नोज ऑन द ग्राउंड, जमीन पर नाक रगड़वाई जाती थी और कहा जाता था सभी साहब लोगों को, जितने ब्रिटिश के साहब हैं उनको सलाम मारो, सलाम मतलब सैल्यूट मारो, और उनको क्रॉलिंग करके, उनको सड़कों में गलियों में क्रॉल करके कीड़े मकोड़ों की तरह चलाया जाता था। पीपल ऑफ द विलेज अराउंड गुजरनवाला इन पंजाब, जो कि वहाँ पर बम फेंका गया, जो कि आज पाकिस्तान में है। पहले पाकिस्तान भी हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करता था, अलग नहीं था, इसलिए अब ये जो गुजरनवाला इन पंजाब है गांव, जहाँ पर वो बम फेंका गया, वहाँ अब वो पाकिस्तान में है। गांधी जी ने देखा हमारे मूवमेंट सत्याग्रह का मकसद था वायलेंस नहीं होना चाहिए, नॉन वायलेंस, लेकिन देखा जब वायलेंस हो रहा है तो उन्होंने इस मूवमेंट सत्याग्रह को कॉर्ड ऑफ कर लिया। समझ आ रही है? बाय ब्रिंगिंग हिंदू, अब की बार उन्होंने सोचा इम्पैक्ट तो पड़ा, लेकिन अच्छा इम्पैक्ट डालने के लिए हमें क्या करना होगा, हिंदू और मुस्लिम को साथ साथ लाना होगा। और वो इस तलाश में थे ही, तभी अपॉर्चुनिटी मिल गई। क्या मिल गई? खिलाफत इशू की। खिलाफत इशू कैसे आया? ओटोमान टर्की पर जो है एक हार्श ट्रीटी जो है ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा, यानी कि एलाइड पावर के द्वारा लगाई गई। वहाँ का जो स्पिरिचुअल हेड था, जिसको खलीफा कहा जाता है, उसके ऊपर हार्श ट्रीटी की गई। और एक रूमर्स यहाँ इंडिया में ये फैल के आई कि इस हार्श ट्रीटी के लागू हो जाने से वहाँ के मुस्लिम कम्युनिटी पर जो है अत्याचार करे रहे हैं लोग, वहाँ के ब्रिटिश हुकूमत के लोग मुस्लिम पर अत्याचार कर रहे हैं। ये जब रूमर्स ही थी और जब यहाँ आई इंडिया में, तो यहाँ पर जो है बॉम्बे में दो भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, जिन्होंने मार्च 1919 में खिलाफत कमेटी बनाई और इसका विरोध जताने के लिए। और वो दोनों भाई गांधी जी से मिलने आए, उन्होंने डिस्कस किया गांधी जी से, ठीक है। और एक सब कहाँ हो रहा था? कलकत्ता सेशन सितंबर 1920 में। गांधी जी ने पुट फॉरवर्ड, गांधी जी ने जो उनके सामने नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट का आइडिया उनके सामने प्रस्तुत किया, उनको पसंद आया और दोनों लोग मुस्लिम और हिंदू साथ में आ गए, एक छाते के नीचे अंडर द वन अम्ब्रेला आ गए, ठीक है। लेकिन देखने को क्या मिला? कांग्रेस के अंदर कुछ लोग जो है सहमत नहीं थे, बट डिनाइड बाय द कांग्रेस, कांग्रेस के द्वारा ये चीजें सहमत नहीं जताई गई। समझ में आ रहा है आपको? इसके बाद क्या हुआ? वाई नॉन कॉपरेशन, नॉन कॉपरेशन को ही क्यों चुना गया? इसका जवाब गांधी जी के भारत में आने से पहले हुआ। गांधी जी ने एक बुक लिखी थी हिंद स्वराज नाम की 1909 में गांधी जी के द्वारा, और उसमें उन्होंने पहले लिख दिया था कि इंडियन रिफ्यूज टू कोऑपरेट, ब्रिटिश रूल कोलैप्स एंड स्वराज वुड कम। यहाँ पर इंडिया सरवाइव कर रहे हैं क्योंकि इंडियंस उनको कोऑपरेट कर रहे हैं, और यदि इंडियन उनको कोऑपरेट करना बंद कर दें तो ब्रिटिश सरकार कोलैप्स हो जाएगी और स्वराज वुड कम, यानी कि ब्रिटिश सरकार खत्म हो जाएगी और हमारे देश में स्वराज आ जाएगा। ये बात उन्होंने हिंद स्वराज में लिख दी थी। समझ में आ रहा आपको? और इसकी शुरुआत करने के लिए उन्होंने तरीके बताए। सबसे पहले आपको क्या करना होगा? फर्स्ट, सरेंडर ऑफ टाइटल एंड अवार्ड। जितने भी उनके द्वारा दिए गए टाइटल्स हैं, अवार्ड हैं, उनको सरेंडर कर दो, उनको वापस लौटा दो। और इसके बाद बाइकआउट करो, सिविल सर्विसेज में, पुलिस में, कोर्ट में, आर्मी में, जहां जहां बाइकआउट कर सकते हो उनका विरोध करो, वहां ना जाओ। इफ रिप्रेशन देन फुल डिसोबीडियंस। अगर उन्होंने रिप्रेशन करने की कोशिश की तो इसके बाद हम जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर देंगे उसका विरोध जताने के लिए। गर्मियां 1920 की गर्मियां थी, समर था। गांधी और शौकत अली जो है पूरे भारत में जगह जगह टूर कर रहे थे और लोगों को नॉन कोऑपरेशन के प्रति जो है अपना पॉपुलर सपोर्ट गेन करने के लिए वो मार्च कर रहे थे। लोग जगह जगह अपना कन्वेंशन कर रहे थे, लोगों को बता रहे थे और पॉपुलर सपोर्ट लेने के लिए। नागपुर सेशन दिसंबर 1920 में नॉन कोऑपरेशन वाज अडॉप्टेड। याद रखिएगा, नागपुर सेशन में दिसंबर में
जो मतभेद था वो खत्म हो गया कांग्रेस के अंदर और दिसंबर 1920 में नॉन कॉपरेशन को अडॉप्ट कर लिया गया। ठीक है सर, यहाँ तक हमने आपको 3 टॉपिक पढ़ा दिए हैं। अगले टॉपिक के लिए इंतजार करिए, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।